गुड मॉर्निंग। मैं आज आपको विंसेंट वान गो के आगे के क्रियाकलापों के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियो में कि किस तरह से अब उनकी कला में अभिव्यंजनावादी तत्व प्रकट होने लगे थे। किस तरह से वे बाहरी रेखा के अलावा छोटी छोटी लकीरों में रंगांकन करके पूरे चित्र क्षेत्र में गति डालने लगे थे। इस गति को महसूस करने के लिए उन्होंने चित्रकला के साथ साथ संगीत का अभ्यास भी करना प्रारंभ किया, क्योंकि जिस तरह से संगीत के सुरों में एक गति होती है, एक लय होती है, वो उसको महसूस करना चाहते थे और उसको अपने चित्र में उतारना चाहते थे। उनके चित्रों में रंग संगति में रंग बिरंगे पक्षियों, तितलियों व फलों की जो मनोहारिता है वो इसकी वजह से देखने को मिलती है। फिर इसके पश्चात वान गोग ने एक समय में एक चित्रकार सदन का आमंत्रण सब लोगों को दिया, मतलब जो अनेक चित्रकार थे उनको दिया। वो सदन के अंदर कुछ कला की परिचर्चा करना चाहते थे, लेकिन इसका निमंत्रण केवल गोगिया ने ही स्वीकारा। गोगिया उस समय वितरणी में रहते थे। वह उनकी आर्थिक परिस्थिति वान गो से भी गई बीती थी, लेकिन फिर भी गोगिया के स्वागत के लिए वान गो ने मकान को अच्छे ढंग से सजाया। गोगिया के आने पर दोनों के कला संबंधी काफ़ी वाद विवाद होते गए, जिनमें गोगिया अधिकार वाणी से प्रभुत्व जमाते एवं इसका संवेदनशील वान गो के मस्तिष्क पर अत्यंत विकृत परिणाम होता गया। वान गो के कलात्मक दृष्टिकोण एवं समस्याओं को गोगिया अच्छी तरह जानते थे और उनको आवेशपूर्ण किंतु कल्पनाहीन चित्रण करने से परावृत्त होने की सलाह उन्होंने बार बार दी। गोगिया की बुद्धिमत्ता पर वान गो विश्वास करते थे एवं उनका बहुत आदर करते थे, किंतु अपनी भावनाओं और उमंगों को रोककर चित्रांकन करना उनके लिए असंभव था। वे उसी भांति चित्र करना चाहते थे जिस भांति वे चाहते थे। भौतिक सृष्टि उनके लिए एक प्रकार से एक दर्पण है जिसको देखे बिना आत्मा का दर्शन नहीं होता। अतः वान गो के लिए जड़ सृष्टि की सहायता आवश्यक थी, जिसके जरिए वे चित्त शक्ति को अनुभव कर सकते थे। वान गो की इस मानसिक अवस्था को गोगिया समझ नहीं पाए और वे उनको प्रत्यक्ष देखकर चित्रण करने से बार बार रोकने लगे। गोगिया की बुद्धिमत्ता पर अत्यंत श्रद्धा होने से वान गो उनकी सलाह तो मानते थे, किंतु उसकी क्रियान्विति में असफल रहे। इससे धीरे धीरे उसके उनके मानसिक स्तर पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। गोगिया व वान गो के बीच तनाव बढ़ता गया और एक दिन एक दूसरे के पर उन्होंने जो भी सामान हाथ में आया फेंकने लगे। गोगिया वहाँ से चले गए और वान गो को चिकित्सालय में भर्ती कराना पड़ा। थियो उनसे मिलने आए। थियो यानी वान गो के भाई। वान गो के इस आचरण से ऑल के लोग परेशान होकर उन्हें पागल समझ लगे। उनके दिमाग में विकृति पैदा होकर उनको रेमी के पागल खाने में भर्ती कराना पड़ा। वहीं उन्होंने चिकित्सालय के अंतर उस स्थिति में भी उन्होंने वान गो ने चिकित्सालय के अंतर भागों के दृश्य, निवासियों, बगीचे एवं स्वयं के कई प्रभावी चित्र बनाए। वहाँ के 1 साल के निवास में उनको बीच बीच में उन्माद के झटके आते, लेकिन फिर भी इस साल में उनके चित्रों का अंकन व तुली का संचालन इतना सावेश, इतना आवेशपूर्ण, इतना बढ़िया और वृत्ताकार रेखाओं से गतिपूर्ण था कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये चित्र उन्होंने बहुत ही उन्मत्त अवस्था में बनाए हों। इन चित्रों में घाटी, तारों भरी रात, सरोवृक्षों का मार्ग आदि अत्यंत प्रसिद्ध है। चित्रों में सारी सृष्टि प्रलयग्रस्त प्रतीत होती है। एक बार बहुत मानसिक तनाव में आकर वान गो वो रंग भी पी गए। उस वर्ष के अंत के करीब थियो ने कुछ उत्साहवर्धक खबर भेजी कि वान गो का एक चित्र बिक गया और थियो के बेटा हुआ है। वान गो को यह चित्र जो बिक गया था वो थियो ने ही वान गो को उत्साहित करने हेतु अपने मित्र से खरीदवाया था। एक्चुअली जो थियो थे वो वान गो से बहुत अधिक स्नेह करते थे और वो चाहते थे
कि वो किसी तरह से ठीक हो जाए, लेकिन उन्माद के झटके उन्हें बार बार आने लगे। एक रोज बाहर दृश्य चित्र बनाते समय वान गो ने अपने ऊपर गोली चला ली। थियो तुरंत उनसे मिलने आए। 2 दिन बाद इस महान कलाकार की 37वें साल में मृत्यु हो गई। मरने से पहले उनकी थियो से बहुत बातें हुई। तब उन्होंने कहा था, मानवीय दुख कभी नहीं मिट सकता। वे थियो को बहुत सारे पत्र लिखते थे। अंतिम पत्र में उन्होंने लिखा, मैंने कार्य की सिद्धि के लिए अपनी जान खतरे में डाली है। मेरे मस्तिष्क का संतुलन आधा नष्ट हो चुका है। 6 महीने बाद उनके प्रिय भाई थियो का भी देहावसान हो गया। दोनों भाइयों के शव ओवेर में आसपास दफनाए गए और दफन भूमि के चारों ओर वानगो की प्रिय सूरजमुखी फूल लगाए गए। वानगो की कला में मौलिक गुण होते हुए भी उनमें घमंड नहीं था। वे बहुत विनयशील थे। सन 1890 में प्रतीकवाद के पुरस्कार कर्ता ओरियन गे ने वानगो की प्रशंसा में एक लेख प्रकाशित किया। तब वानगो ने विनम्रता से उनको पत्र में निवेदन किया कि जिस कार्य की सराहना उन्होंने वानगो की प्रशंसा में की है, उसका संपूर्ण श्रेय उन्होंने गोगिया को दे दिया। 20 साल की अवधि में वानगो ने 700 से अधिक रंगीन चित्र व 1000 से अधिक रेखा चित्र बनाए, किंतु वे जीवन भर केवल एक दृश्य चित्र, एक व्यक्ति चित्र व करीब 20 रेखा चित्र बेच सके, जिनसे उनको कुल लगभग 500 रुपये की प्राप्ति हुई। मृत्यु के 20 साल पश्चात उनके सूरजमुखी के फूलों का चित्र लगभग 3 लाख रुपए में बिका। वानगो के जीवन एवं कला के द्वंद्वात्मक प्रेरणाएं कार्यान्वित थी। एक और शारीरिक कष्ट व मानसिक असंतुलन, दूसरी ओर चराचर सृष्टि का उनका प्रेम व अज्ञात की खोज। वानगो कहते थे चित्रकला में उन्हें एक अपरिमित चेतना के दर्शन हुए हैं। वानगो की कला की दृष्टि शैली को 3 भाग किए जा सकते हैं। 1880 से 1885 तक का रोमांसवाद या यथार्थवाद, दूसरा पार्ट 1886 से 1888 प्रभाववाद, और तीसरा प्रभाववाद जिसमें उत्तर प्रभाववाद को गिना जा सकता है। तीसरा 1888 से 1890 यानी अभिव्यंजनावाद। उनके चित्रों में, जैसा कि मैंने अंतिम उसमें बताया था, कि उनके चित्रों में अभिव्यंजनावाद के चिन्ह दिखाई देने लगे थे। अभिव्यंजनावादी चित्रकारों की उद्वेगपूर्ण अभिव्यक्ति का प्रारंभ वानगो की कला में दिखता है। उसी प्रकार वस्तु निरपेक्ष अभिव्यंजनावादी चित्रकारों की सावेश अंकन पद्धति के पूर्व चिन्ह भी वानगो की कला में हमें दिखाई देते हैं। इन चित्रकारों की निष्ठा थी कि उनकी वस्तु निरपेक्ष कला में मानवीय भावनाओं की उद्दीपन करने का सामर्थ्य है। आजकल कुछ चित्रकार जिसको साध्य मानते हैं, वह वानगो के लिए साधन मात्र थी, जिसके द्वारा जीवन के अंतिम आनंद व सत्य की खोज कर वानगो प्रसिद्ध हो गए, अमर हो गए, चित्रकला के क्षेत्र में अपना नाम कर गए, जो उन्हें तब तो नहीं मिला जब वो जीवित थे, लेकिन आज उनकी कला अमर है। धन्यवाद।